नमस्कार साथियों, हमारे लाइव क्लासेस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बार से फिर आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए, हमारी जो राजनीतिक शास्त्र की सीरीज चल रही थी उसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम क्या है, लक्ष्मीकांत के अकॉर्डिंग जो चैप्टर नंबर चौथा है उसको आज कंप्लीट करने का काम करते हैं। यानी कि आज हम क्या है, भारत की प्रस्तावना को पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि जब भारत का संविधान बनाया गया तो क्यों इसके अंदर प्रस्तावना की आवश्यकता पड़ी और किस तरह से जब केशवानंद भारती केस आता है उस टाइम भारत की प्रस्तावना को संविधान का अभिन्न अंग बताया जाता है और इसके अंदर संशोधन न करने की बात कही जाती है। हालांकि 368 नंबर आर्टिकल की अगर बात करें तो वो ये बात बोलता है कि किस तरह से हम संविधान के अंदर नए शब्दों को जोड़ सकते हैं जबकि इसमें से किसी शब्द को निकाल नहीं सकते। तो चलिए, भारत के पूरे संविधान की जो झलक देता है, यानी हमारा संविधान किस तरह का है, उस चीज को एक्सप्लेनेशन करने वाले आज प्रस्तावना को या प्रेमबल को पढ़ने का काम करेंगे। देखिए, प्रस्तावना कुछ उस तरह से काम करता है जैसे हम किसी भी बुक को लेते हैं, उसके आगे जो फ्रंट हेडिंग का पेज दिया होता है जिसके अंदर पूरी किताब का सार होता है, लगभग कुछ उसी तरह से क्या है, प्रस्तावना हमारे संविधान को एक्सप्लेन करने का काम करते हैं। तो चलिए, इसके एक एक शब्द को समझते हैं और देखते हैं भारत की संविधान क्या बोलती है। देखिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। देखिए, अनेक बार ये क्वेश्चन हमारे जहन में आता है कि हमारे देश में सबसे ऊपर किसको रखा गया है, यानी कि क्या सबसे ऊपर संसद होता है, क्या सबसे ऊपर हमारा जो सीएम होता है या पीएम होता है या राष्ट्रपति होता है या संविधान होता है। देखिए, सबसे पहले इस चीज की एक्सप्लेनेशन देने का जो काम करता है वो कौन करता है, प्रस्तावना करते हैं। देखिए, जब हम बेसिकली पॉलिटिकल को देखते हैं तो हमें लगता है कि वास्तविक जो पावर होती है केंद्र में उसको प्राइम मिनिस्टर यूज करता है, राज्य स्तर पे सीएम इसको प्रयोग करता है, जबकि इन कानूनों की जो भूमि होती है वो संसद होती है, वहीं पे इनका निर्माण होता है, जबकि संविधान के अनुरूप इनको क्या है, बनाया जाता है। क्योंकि जितने भी आर्टिकल हम देखते हैं वो सारे आर्टिकल हमें कहां से देखने को मिलते हैं, संविधान से देखने को मिलते हैं। जबकि राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति को भारतीय संविधान ने भारत का प्रथम नागरिक घोषित किया है, यानी कि भारत में प्रथम नागरिक जो होगा वो कौन होगा, राष्ट्रपति होगा। और राष्ट्रपति क्या काम करेगा, जो प्रधानमंत्री होगा इसको शपथ दिलाने का काम करेगा और इसकी शक्तियों का प्रयोग करने का काम करेगा। तो इस नजर से देखा जाए तो हमें यह लगता है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री, संविधान या राष्ट्रपति क्या होगा, सबसे ऊपर होगा और ये अनुरूप जैसे चाहे वैसे शासन को चला सकते हैं। जबकि इस बात को इनकार करने का काम कौन करता है, हमारी प्रस्तावना करती है, क्योंकि ये क्या बोलती है, हम भारत के लोग, यानी कि सबसे ऊपर किसको वैल्यू दी गई है, भारत के लोगों को कहा गया है। न ही संसद इनसे ऊपर होगा, न ही सीएम होगा, न पीएम, न राष्ट्रपति, न ही संविधान। इनमें से कोई सर्वोपरि नहीं है, सबसे ऊपर कौन होंगे, भारत के लोग होंगे। जो भी कानून होगा, प्रशासन होगा, ये सारी पावर इन लोगों को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य को करेगी। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, आगे देख लेते हैं। भारत के लोग, लोग के बाद क्या होगा, भारत को, किसको, भारत को संपूर्ण। देखिए, संपूर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है, तो संपूर्ण का मतलब क्या होगा कि जो भी कानून व्यवस्था आने वाली है वो पूरे भारत में एक समान लगने वाली है। यानी कि कुछ इसके स्पेशल केस जरूर रहेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर हो या नागालैंड हो, कुछ राज्यों को जरूर विशेष दर्जा दिया गया है, परंतु जितने क्षेत्र जिस समय संविधान सभा थी और जितनों ने हस्ताक्षर किए थे उनके ऊपर क्या है, एक समान कानून लगाने का, यानी कि जितनी भी व्यवस्थाएं होगी वो व्यवस्थाएं संपूर्ण भारत को, और संपूर्ण भारत को क्या है, प्रभुत्व संपन्न, क्या, प्रभुत्व संपन्न। देखिए, प्रभुत्व संपन्न शब्द, हर एक शब्द प्रस्तावना का अपनी एक अलग व्याख्या देता है, क्योंकि जैसा हमने कहा कि प्रस्तावना संविधान के पूरे का रूप दर्शाने का काम करेगी, तो हर एक शब्द का हमें मीनिंग इसका जरूर समझना पड़ेगा। प्रभुत्व संपन्न की बात हमारी प्रस्तावना की पहली ही लाइन में किया गया है। देखिए, प्रभुत्व संपन्न का मतलब यह है कि भारत किसी के अंडर काम नहीं करेगा, यानी कि किसी की क्या है,
अधीन नहीं रहेगा। जितने भी निर्णय होंगे वो भारत का संविधान या भारत की जो भी राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री होंगे, वो अपनी इच्छा से जनता के अनुरूप ले सकते हैं। अपने किसी भी निर्णय के लिए किसी भी विदेशी पावर के ऊपर किसी तरह की निर्भरता नहीं दर्शाएगा। ठीक है ना। हालांकि एक अपवाद आता है। अपवाद कौन सा आता है? जब हम बात करते हैं कि हमने जब यूएनओ के अंदर, कहां पे? यूएनओ में जब सदस्यता धारण किया, सदस्य बने थे 1945 के अंदर, तो उस समय हमने क्या है, ब्रिटेन के अंडर ये जो मेंबरशिप है उसको धारण किया था। परंतु इसका मतलब कदाचित ये नहीं है कि भारत आज भी जो निर्णय लेगा, या जब 26 जनवरी 1950 के बाद भारतीय संविधान लागू होता है उसके बाद किसी भी निर्णय के लिए वो ब्रिटेन के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो होता क्या है कि आपकी जो स्टेट पीएससी एग्जाम होता है वो डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछता। आप किसी भी पेपर को उठा के देख लीजिए, डायरेक्ट प्रश्न नहीं पूछेगा। प्रश्न क्या आएगा? यदि संपूर्ण प्रभुसत्ता से बात आएगी तो वो क्या पूछेगा कि कौन से मामले के अंदर भारत ने विदेशी शक्तियों का प्रयोग किया था या किसी दूसरे देश के अंडर अपने कार्य को पूर्ण किया था। तो वो कौन सा रहेगा? जब यूएनओ के अंदर 1945 के अंदर इन्होंने अपनी मेंबरशिप को धारण किया, तब ये मामला हुआ था। अगला क्या रहेगा? समाजवादी। कौन सा? देखिए, हमारे संविधान की दृष्टिकोण को समझाता है कि हमारे देश के संविधान का या जो भी कानून आएंगे उनका दृष्टिकोण क्या रहना चाहिए? समाजवादी रहना चाहिए। यानी कि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते। यदि कोई भी अपनी मनमानी करता है, फॉर एग्जांपल जैसे बात करूं मैं, राष्ट्रपति अपनी मनमानी करता है, वो ये कहता है कि मैं देश का प्रथम नागरिक हूं, मैं जैसा चाहे वैसा कानून बना सकता हूं, जहां चाहे जितना आरक्षण दे सकता हूं, किसी से छीन सकता हूं या नए कानून लेके आ सकता हूं। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में हमारे संविधान ने प्रावधान किया हुआ ना कि आप महाभियोग लाइए, राष्ट्रपति महाभियोग की प्रक्रिया से हटा दीजिए, इतना कोई आवश्यक नहीं है। यदि चाहे तो कोई भी प्रधानमंत्री ये कह सकता है कि वास्तविक पावर तो मेरे पास है, मैं जैसा चाहे वैसा मनमाना रवैया अपना सकता हूं। परंतु संविधान ने क्या कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको भी क्या है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति नहीं जा सकता, प्रधानमंत्री नहीं जा सकता। संविधान में हमें पता है समय समय पर संशोधन होते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी दखलंदाजी राष्ट्रपति करता है। हम राष्ट्रपति की जब पावर को देखा था तब हमने इस बात का जिक्र किया था कि राष्ट्रपति जरूर जो फांसी की सजा होती है या दूसरे मामले होते हैं उनके अंदर डायरेक्ट इंटरफेयर कर सकता है। तो ऐसे में देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को भी क्या है, स्वतंत्र नहीं छोड़ा जाएगा। यानी भारत की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाओं को एक चेन में जोड़ के रखा जाएगा। और इसके अलावा क्या है, जो नियम बनाए जाएंगे उस नियम के अंदर कल्याणकारी दृष्टिकोण को अपनाना आवश्यक होगा। ठीक है ना। देखिए, इस शब्द को जोड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या था सरकार का, यह समझने वाली बड़ी आवश्यकता है। देखिए, जिस वक्त देश आजाद हो रहा है उस समय देश के सामने अनेक चुनौतियां थी और उन चुनौतियों से देश आज भी जूझ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करें, मैं जीडीपी की बात करता हूं तो जीडीपी महज कितनी थी? 3% जीडीपी हमारे अंग्रेज छोड़कर गए थे। जबकि अंग्रेज भारत में आते हैं तब जीडीपी कितनी रहती है? 27% रहती है। और ये 27% पूरी दुनिया की 27% है। यानी कि 1 रुपया कई अमेरिकी डॉलर के बराबर हुआ करता था। परंतु आज स्थिति क्या है? बिल्कुल उलट हो चुकी है। इसके अलावा हमारे देश की बहुत बड़ी जनसंख्या जो थी वो जनसंख्या निर्भर कर रही थी किसके ऊपर? कृषि व्यवसाय के ऊपर। और कृषि में इतना ज्यादा रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था। बेरोजगारी की समस्या थी, भूखमरी की समस्या थी और निम्न और मध्य वर्ग जो है उसकी संख्या भारत में बहुत ज्यादा थी। यानी कि यदि भारत का उत्थान करना है, भारत को बुलंदियों पे लेके जाना है, तो मुख्य रूप से टारगेट किसको करना पड़ेगा? उन निम्न वर्गों को करना पड़ेगा, मध्य वर्ग को आगे लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या है, कल्याणकारी नीतियां बनानी पड़ेगी। आज जैसे हम बार बार अनेक बार ये चर्चा का विषय बना रहता है। अभी थोड़े दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर मराठा जो आरक्षण है उसका मुद्दा काफी गरमाया रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर कली रूप से रिट जारी करते हुए कहा था कि मराठाओं को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। तो ये आरक्षण जैसे जो मुद्दे होते हैं वो मुद्दे भी किसके अनुरूप आते हैं? इन्हीं समाजवादी नीतियों के अनुरूप आएंगे।
चलिए आगे वाले शब्द की बात करते हैं। आगे वाला शब्द भारत की प्रस्तावना के बारे में क्या बोलता है? अगला बोलता है धर्मनिरपेक्ष। कौन सा? धर्मनिरपेक्ष। यानी कि भारत क्या है? एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री हो। इस तरह के राज्य की निर्माण करने की जो हमारे तत्कालीन जो संविधान सभापति थे या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने कहा हम एक ऐसे राज्य समूह का निर्माण करेंगे जो अपने आप में क्या हो? धर्मनिरपेक्ष हो। यानी कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब यह है कि हमारे देश का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, या सरकार अपनी ओर से विशेष रूप से किसी धर्म के ऊपर इंटरफेयर करने का काम नहीं करेगा। हालांकि यह जरूर कहा गया है कि चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, या सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज हो, चाहे कोई भी बड़े ओहदे का व्यक्ति हो, वो अपने धर्म को मानने उसकी स्वतंत्रता जरूर उसके पास है, परंतु उसी धर्म को अगर वो दूसरों पे थोपना चाहे तो यह संवैधानिक रूप से क्या रहेगा? गलत रहेगा। और इसका अपनाने का एक बड़ा उद्देश्य भी देखा जाए तो उस वक्त की अंग्रेजी नीतियों को आधार बना के धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। हालांकि इसके बाद में धर्मनिरपेक्ष शब्द के अंदर 368 नंबर आर्टिकल का यूज किया गया और इस शब्द में क्या किया गया? बदलाव किया गया। क्योंकि भारत के एवज में धर्म की परिभाषा अलग अलग जगह अलग अलग देखने को मिलती है, इसलिए क्या किया गया? धर्मनिरपेक्ष की जगह क्या कर दिया गया? पंथ निरपेक्ष। क्योंकि पंथ शब्द वास्तव में धर्म की परिभाषा देता है, जबकि धर्म शब्द जिसको हम धर्म मानते हैं उसकी सही परिभाषा नहीं देता। जैसे उदाहरण स्वरूप आपको बताता हूं कि हमारे देश के या भारतीय होने के नागरिक नाते हमारा धर्म बनता है कि हम अपने जो नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार है या मुख्य रूप से मौलिक कर्तव्य है, उनका हम पालन करें। ठीक है ना? तो अब मौलिक कर्तव्यों का पालन करना हमारा धर्म है। अब यहां कह रहा है धर्मनिरपेक्ष, यानी कि भारत का कोई धर्म ही नहीं है। तो इस एवज में क्या है? अनेक अपवाद होने की वजह से धर्मनिरपेक्ष शब्द की जगह क्या कर दिया गया था? पंथ निरपेक्ष शब्द का मुख्य रूप से यहां पे प्रयोग किया गया था। देखिए, भारत एक धर्म बहुलक देश है। यहां पे देखा जाए तो अनेक धर्मों के लोग निवास करते हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग रीति रिवाजें हैं, हर एक का अलग कल्चर है, पहनावा अलग है। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है ना? देखिए, कई बार क्या होता है कि इन्हीं शब्दों से हिस्ट्री को रिलेट करने लगता है। देखिए, स्टेट पीएससी में एक बात बता दूं कि जैसा मैं बार बार आपको स्टार्टिंग क्लास से कहता आ रहा हूं कि जो मेंस के पेपर होंगे उनमें शब्दों से फंसाता एग्जामिनर आपको। और शब्दों से कैसे फंसाएगा कि धर्मनिरपेक्ष शब्द क्यों लिया, इसके पीछे की भूमि क्या रही। तो देखिए, छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि भारत के अंदर स्टार्टिंग के अंदर धर्म को लेके इतना ज्यादा बवाल नहीं था, परंतु जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का काल देखते हैं, धर्म को लेके अलग अलग धारणाएं बढ़ने लगी थी, कट्टरपंथी आने लगी थी। और जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया? इस चीज को एक अलग मुकाम पे ले जाने का काम किया। यहां तक ही नहीं, भारत के अंदर जो विभाजन हुआ था, क्या विभाजन, यानी कि पाकिस्तान का बनना, बांग्लादेश का बनना, ये किस चीज के उदाहरण है? एक धार्मिक टकराव का ही कारण है। और ये धार्मिक टकराव कब बढ़ने लगता है? जब देश का कोई प्रशासनिक सीधे रूप से इन चीजों में दखल अंदाजी करना शुरू कर देता है। ठीक है ना? या मैं कहूं भीमराव अंबेडकर जी के शब्दों में कि यदि किसी राष्ट्र का विशेष धर्म रखा जाता है तो वो उस देश के लोकतंत्र के लिए घातक सिद्ध होता है। तो इन्हीं नजरियों को देखते हुए उन्होंने क्या किया? धर्मनिरपेक्ष शब्द को हमारी प्रस्तावना में सबसे पहले अंगीकृत करने का काम किया। अगला था लोकतांत्रिक। कौन सा? लोकतांत्रिक। यानी भारत क्या होगा? एक लोकतंत्र राज्य होगा। क्या होगा? भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। और एक चीज और याद रख लेना, जब धर्मनिरपेक्ष की बात आती है तो आर्टिकल नंबर 25 से लेके 28 के बीच में डिटेल में समझना हो तो हमने मौलिक अधिकारों के ऊपर विशेष रूप से क्लास दे रखी है, जिनके अंदर धर्म को एक मौलिक अधिकार के रूप में दर्शाया गया है कि इसके अंदर कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता जब तक इंसान अपनी इच्छा से अपने धर्म को परिवर्तन न करना चाहे। यदि कोई
किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन या किसी उत्सव को मनाने में रोक लगाता है कि आप ये त्योहार नहीं मना सकते, तो ऐसे में उसके मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा और ऐसे में वो सीधे रूप से हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर कर सकता है। इस बात की भी प्रावधान हमारा संविधान करके देता है। ओके, चलिए अब अगले शब्द की तरफ बढ़ते हैं जो क्या बोलता है, लोकतांत्रिक। देखिए भारत क्या होगा, एक लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का मतलब जहां पे जनता का जनता द्वारा जनता पर राज। देखिए लोकतंत्र का सही शब्द जो है वो इतिहासकारों के अकॉर्डिंग और जो संविधान विशेषज्ञ है उनके अनुरूप क्या होता है कि जनता का जनता द्वारा जनता पे राज। इस चीज का भी प्रावधान कौन करके देता है, हमारी प्रस्तावना करके देती है, क्योंकि दूसरी ही लाइन के अंदर लोकतांत्रिक शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखिए यहां पे दो चीज समझने वाली होती है। क्वेश्चन यहां से यह नहीं पूछेगा कि भारत लोकतांत्रिक देश है या नहीं है, हमें पता है, सीधी सी बात है कि भारत लोकतांत्रिक देश है, परंतु लोकतंत्र दो तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। अब क्वेश्चन आपसे यहां फंसाएगा आपको कि भारत किस तरह का देश है, भारत प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक वाला देश है या भारत अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक वाला देश है, बताइए भाई किस तरह का देश है। देखिए भारत क्या है, भारत अप्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक देश है। अप्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक का मतलब यह है कि यह तो नहीं कि भारत की 125 करोड़ जनसंख्या सारी संसद में बैठी रहती है कि हमें आज कानून बनाना है, या 125 करोड़ लोग एक साथ ये निर्णय लेते हैं कि हां ये बिल सही है या नहीं है, ऐसा तो नहीं करते। हम क्या करते हैं अप्रत्यक्ष विधि के अंदर, अप्रत्यक्ष विधि में यह होता है कि जनता किसको चुनेगी, जनता चुनेगी प्रधानमंत्री को, किसको, प्रधानमंत्री को चुनने का काम करेगी, और प्रधानमंत्री और इसके अंडर आने वाला जो मंत्रिमंडल होगा वो क्या काम करेगा, जनता का प्रतिनिधित्व करने का काम करेगा। यानी कि उन लोगों को रिप्रेजेंट कौन करने वाले हैं, तो मंत्रिमंडल करेगा, और मंत्रिमंडल को चुनेगा कौन, आम लोग चुनेंगे। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि भारत में किस तरह का लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है, अप्रत्यक्ष देखने को मिलती है। जबकि नीदरलैंड का एग्जांपल लेते हैं तो ये प्रत्यक्ष रूप का उदाहरण आपके सामने आ जाता है। तो क्वेश्चन जो आता है वो उदाहरण के अनुरूप आता है, तो उदाहरण के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। ओके, अगला है गणराज्य। भारत क्या होगा, एक गणराज्य होगा। भारत को क्या बनाया जाएगा, एक गणराज्य बनाया जाएगा। देखिए भारत की अखंडता और इन चीजों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है, और यहां से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा था, क्योंकि कई बार क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन को भी यहां से दे दिया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या आया था, यहां से प्रश्न यह था कि जिस समय संविधान सभा बनी थी, संविधान सभा में भारत अनेक रियासतों में बंटा हुआ था, उसके अंदर देशी रियासतें भी देखने को मिल रही थी और अंग्रेजों के अधीन रियासतें भी देखने को मिल रही थी। परंतु हुआ क्या था, जब भारतीय विभाजन की बात आई थी, तो भारतीय विभाजन के समय ब्रिटिश सरकार ने यह शर्त रखी थी भारतीयों के सामने कि जो लोग पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहे वो पाकिस्तान का हिस्सा बन सकते हैं, और जो भारत का हिस्सा रहना चाहे वो भारत का हिस्सा रह सकते हैं। तो ऐसे में यदि उदाहरण आए हमारे सामने हैदराबाद का, कि हैदराबाद ने किसको चुना था, तो हैदराबाद ने पाकिस्तान में रहना पसंद किया था। और इसी का अनुरूप दूसरा एग्जांपल कौन सा है, जम्मू कश्मीर को भी मान सकते हैं। हालांकि बाद में हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर के ऊपर विशेष रूप से टिप्पणी करते हुए कहा था कि न तो हम भारत के संदर्भ में जाने वाले हैं, न ही पाकिस्तान के अंदर, तो अपने आप को एक स्वतंत्र राज्य रखेंगे। परंतु हैदराबाद के निजाम ने सीधे रूप से यह कहा था कि हम पाकिस्तान के अंदर जाएंगे। तो ऐसे में भारत की अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया था। खतरा पैदा कैसे हो गया था, उदाहरण स्वरूप समझिए 1971 तक बांग्लादेश क्या था, पाकिस्तान के अंडर था। यानी कि जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होता है, उससे लेके 71 तक क्या है, किसका पार्ट है, बांग्लादेश पाकिस्तान का पार्ट है। तो ऐसे में एक भारत के इधर वाले कोने पे, एक इधर वाले कोने पे, तो लोगों का आवागमन तो होगा, आवागमन होगा, रास्ता देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो उधर वाला पार्ट उनका है। तो ऐसे में देश की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर एक बड़ी चुनौती, एक बड़ा प्रश्न मार्क खड़ा करता है। तो इस एवज में भूमिका निभाने वाले व्यक्ति का नाम पूछा था।
तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि वो कौन शख्स है जिन्होंने भारत की अखंडता को बनाए रखने में अहम भूमिका दी थी। देखिए भारत के संदर्भ में क्या कहा गया, भारत एक गणराज्य होगा, भारत क्या होगा, एक गणराज्य होगा। और यहां तक हमारे संविधान में इस बात का प्रावधान किया गया है कि भारत कभी भी अपने निर्णयों के लिए, तो हमने बात कर ली थी कि किसी के अनुरूप काम नहीं करेगा, किसी दूसरे देश की गुलामी को नहीं स्वीकार करेगा। परंतु एक बात और बता दूं, यहां एक शब्द और भी प्रयोग किया गया था जिसकी परिभाषा प्रस्तावना में नहीं संविधान में वर्णित है, क्योंकि चंद शब्दों में पूरे संविधान को वर्णित तो नहीं किया जा सकता, यह सिर्फ एक झलक दिखा सकता है कि संविधान को किस रूप में काम करना पड़ेगा। देखिए अनेक हमारे इतिहास में अनेक ऐसे मामले, अनेक प्रसंग ऐसे आए हैं कि जहां पे ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं जिनका वर्णन हमारे संविधान में होता ही नहीं, क्योंकि संविधान कब बना था, 1950 में लागू किया गया था और आज क्या है 2021 है। तो क्या इतने 70 साल के समय के बाद भी वो स्थितियां कायम रहेगी? हालांकि कुछ ना कुछ परिस्थितियां में जरूर बदलाव आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब वो मामले सुप्रीम कोर्ट में गए और जिनका वर्णन पूर्ण रूप से संविधान के अंदर नहीं मिल रहा था, तो ऐसे में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हमें क्या पढ़नी चाहिए, भारत की प्रस्तावना पढ़नी चाहिए और प्रस्तावना के अनुरूप जो बात सही होगी उसी बात को अंतिम और सर्वमान्य माना जाएगा और उस चीज को दोबारा चैलेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। और एक बात और हमेशा याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े निर्णय होते हैं उनको ऐतिहासिक घटना के रूप में संभाल के रखा जाता है और जब सेम उसी तरह का मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आता है तो पीछे वाले केस को पढ़ा जाता है और उसके अनुरूप क्या दिया जाता है, उसका निर्णय देने का काम किया जाता है। ओके, तो यहां तक क्लियर कि भारत क्या होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणतंत्र होगा, समाजवादी होगा और प्रभु संपन्न होगा, ठीक है ना। तो इन सारी चीजों को, इसमें समस्त नागरिकों को, देखिए इन सारी चीजों को गणराज्य बनाना है और इसको बनाने के लिए संविधान क्या होगा, विवश होगा, या हमारी संसद या हमारे जो भी मंत्रिमंडल होंगे उनको किसके अनुरूप काम करना पड़ेगा, इसी के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। और ये सारी की सारी चीजें क्या है, भारत के हर एक नागरिक पे लागू होगी, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो एक आदिवासी हो, हर एक को क्या है, ये अधिकार समान रूप से दिए जाएंगे। इसके अलावा भारतीयों को सामाजिक व आर्थिक व राजनीतिक, देखिए 3 तरह की समानता का वर्णन हमारे संविधान के अंदर मिलता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनके न्याय का अधिकार रहेगा। देखिए प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। देखिए इसका मतलब समझते हैं। मतलब समझने के लिए हर एक कम्युनिटी से उदाहरण हमें उठाना पड़ता है, क्योंकि हर एक चीज की एक अलग परिभाषा निकलती है। हालांकि हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान जरूर है, परंतु फिर भी क्या है, कई सारे शब्दों का अलग अलग मीनिंग निकलता है भारतीय कल्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। क्योंकि जितना यहां पे धर्म में विभिन्नता है उतनी भाषाओं में भी है, और भाषाओं को लेकर भी क्या है, शब्दों का मीनिंग बदलता रहता है, और यही कारण है कि अनेक बार टकराव की स्थितियां पैदा कर देता है। तो ये क्या कहता है, भारत में सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब यह है कि समाज स्तर पे, इस पे समाज स्तर पे सबको समान समझा जाएगा, सबको समान समझा जाएगा। यानी कि मान लेते हैं एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे हिंदू बहुलक है, या आप मान लीजिए एक ऐसा क्षेत्र है जो क्या है, मुस्लिम बहुलक क्षेत्र है, और उसके बीच में एक हिंदू परिवार रहता है, तो क्या उसकी सामाजिक जो आजादी है क्या उसको छीन लिया जाएगा? क्या उसको अपना धर्म बनाने की या त्योहार बनाने की स्वतंत्रता रहेगी या नहीं रहेगी? तो इन चीजों की एक्सप्लेनेशन कौन करता है, इसके भी
एक्सप्लेनेशन कौन करता है? हमारी प्रस्तावना करता है कि उसको सामाजिक न्याय मिलना चाहिए। यदि उसके साथ किसी भी तरह का सामाजिक शोषण होता है तो उस शोषण को लेके वो क्या जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के दरवाजे को खटखटा सकता है। अगला है आर्थिक न्याय। अगला कौन सा है? आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय का मतलब यह है कि भारत के सभी लोगों को समान रोजगार का मौका उपलब्ध करवाएगी सरकार। ठीक है ना? जिन लोगों के पास इसके अवसर कम है उनको आरक्षण दिया जाएगा ताकि देश का उत्थान किया जा सके। क्योंकि मैंने जैसा लेक्चर स्टार्ट हुआ उस टाइम एक बात कही थी कि आजादी के समय सबसे बड़ी समस्या यही थी कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग बहुत ज्यादा थे। तो ऐसे में क्या है, उदाहरण से समझते हैं। मान लिया एक आदिवासी है। क्या है? आदिवासी, एक आदिवासी कबीला है। अब आदिवासी लोग जो है यहां पे शिक्षा का जो स्तर है, शिक्षा का स्तर क्या है? काफी निम्न है। ठीक है ना? इतना ज्यादा यहां पे शिक्षा का डेवलपमेंट नहीं हुआ है यदि इसकी तुलना की जाए किसके साथ? उच्च वर्ग के साथ। किसके साथ? उच्च वर्ग के साथ इसकी तुलना कर ली जाए। तो ऐसे में क्या है, एक तरफ एक आदिवासी एक निम्न परिवार से एक छात्र आता है, एक तरफ क्या आता है? उच्च वर्ग से आता है। तो दोनों की शिक्षा के स्तर में बहुत ज्यादा अंतर रहेगा क्योंकि इसका कार्य पूर्ण रूप से शिक्षा के इर्द गिर्द रहेगा, परिवार शिक्षित होगा, जबकि इस केस में क्या होगा? यह अपने पुश्तैनी काम को भी साथ में संभालेगा। तो ऐसे में जब हम कहते हैं कि आरक्षण क्यों दिया जाता है, तो मान लिया एक जॉब के लिए 80 की कट लिस्ट जाती है। कट लिस्ट कहां चली गई? 80 की चली गई। तो क्या इस 80 वाली कट लिस्ट में SC ST जितने भी हैं सारे क्या एक समान फाइट करेंगे? नहीं कर पाएंगे। भेदभाव हो जाएगा किसके साथ? निम्न वर्ग के साथ। जबकि उत्थान मुख्य रूप से किनका करना है? इन्हीं का करना है। इनका तो ऑलरेडी उत्थान हो चुका है। तो ऐसे में सरकार क्या काम करती है? आरक्षण का प्रावधान करती है और उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने का काम करती है। यह तो बात हो गई सरकारी फील्ड के अंदर। तो क्या रोजगार सिर्फ एक सरकारी फील्ड है? नहीं। प्राइवेट जो कार्य होते हैं, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग होते हैं या बड़े उद्योग होते हैं, वो भी क्या है? आर्थिक अवसर के अंदर आते हैं। तो ऐसे में क्या बोलते हैं कि यदि वो कोई अपना पर्सनल वर्क करना चाहे, छोटा उद्योग लगाना चाहे, जिसको कुटीर उद्योग बोलते हैं। हालांकि देश के पहले प्रधानमंत्री ने भी इस बारे में अपने भाषण में कहा था कि भारत के अंदर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना बड़ा जरूरी है। और अंग्रेजों ने भी क्या है? इन्हीं चीजों को बर्बाद करने का काम किया था। क्योंकि जिस 27% GDP की बात करते हैं तो वो उन्हीं कुटीर उद्योग की देन थी। ठीक है ना? भारत में बड़े उद्योग उस वक्त नहीं चलते थे, परंतु छोटे छोटे उद्योग हर जगह चलते थे। और यही कारण है कि देश की GDP क्या रहती थी? हमेशा उच्च रहती थी। तो ऐसे में एक निम्न व्यक्ति को या एक आदिवासी या मैं कहूं एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास 2 वक्त की खाने के लिए खाना नहीं है, तो ऐसे में वो व्यक्ति कहां उद्योग लगा पाएगा? जैसे कोई साबुन उद्योग हो गया, कोई छोटा मोटा और उद्योग हो गया। तो ऐसे में क्या बोला जाता है कि इनको 0% ब्याज के ऊपर ऋण दिया जाएगा। उसके ऊपर हम देखते हैं आज अनेक तरह के सब्सिडीज दी जाती है। तो वो सारी चीजें किसके अंडर आती है? वो उसके आर्थिक अधिकारों के अंडर आती है, आर्थिक न्याय के अंडर ली जाती है। अगला है राजनीतिक न्याय। अगला कौन सा है? राजनीतिक न्याय। अब देखिए, राजनीतिक न्याय का मतलब यह है कि देश के हर वर्ग, हर जाति, हर समुदाय के लोग राजनीति में पूर्ण अधिकार है कि वो भी अपने आप को इलेक्शन के अंदर लेके आए, वो भी संसद में पहुंचे और अपने समाज की या अपने कबीले की या अपने राज्य की आवाज को क्या करे? वहां पे बुलंद करने का काम करे। यानी कि वहां की जो आवश्यकताएं उनको संसद में बताए और उनके अनुरूप कानून बनाए। तो ऐसे में क्या होगा? जो निम्न वर्ग है, अब हमें पता है आज के संदर्भ में देखा जाए लिखित की और प्रैक्टिकल की बातें दोनों अलग होती है। एक राजनीति की बात की जाए तो एक बहुत बड़े पैसे की जरूरत होती है, और पैसा किसके पास रहेगा? पैसा तो उच्च वर्ग के पास ज्यादा है। तो ऐसे में क्या निम्न वर्ग जो है वो कभी राजनीति में आ ही नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमारे संविधान ने क्या बात कही कि हम ऐसे करते हैं कि जो सीटें हैं इनको क्या कर देते हैं? आरक्षित कर देते हैं। आज हम देखते हैं कि अनेक सीटें क्या है? रिजर्व होती है, जिनके अंदर सिर्फ अनुसूचित
या निम्न जाति के जो लोग होते हैं वही उनके ऊपर इलेक्शन लड़ पाते हैं, ठीक है ना। जैसे उदाहरण स्वरूप सिरसा की सीट की बात करें या अंबाला सीट की बात करें तो ये दोनों क्या आती है, आरक्षित सीट में आती है। क्यों दिया गया ये आरक्षण? आरक्षण देने का मोटिव क्या था? मोटिव यही था कि उन लोगों को क्या दिया जाए, राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाए। चलिए ओके, चलिए अगले शब्दों की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाले शब्द क्या बोलते हैं? चलिए आगे वाला शब्द क्या है? विचार अभिव्यक्ति। क्या है? विचार। देखिए हमारा संविधान और हमारे मौलिक अधिकार भी बोलते हैं कि आपको विचार और अभिव्यक्ति की क्या रहेगी, स्वतंत्रता रहेगी। यानी आप स्वतंत्र देश के अंदर इस तरह के विचारों को प्रकट कर सकते हैं, लोगों के सामने रख सकते हैं जो राष्ट्रीय हित में हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कदाचित कि आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं, जी मैंने तो गाली निकाली थी, वो गाली मेरे क्या है, विचार है, मैं तो उनको व्यक्त कर रहा था। ऐसा कोई विचार नहीं होना चाहिए जो किसी की भावनाओं को আহিत करता। आप उन हर एक विचार को रख सकते हैं जो क्या काम करे, राष्ट्रीय हित में हो, देश की आवाज को बुलंद करते। ओके, धर्म, विश्वास व उपासना। क्या? धर्म, उपासना वह विश्वास। आपको क्या रहेगा, आपके धर्म को मानने का अधिकार रहेगा, उसकी आप उपासना कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे अपने धर्म को मना सकते हैं। हम मुहर्रम देखते हैं, होली देखते हैं, दिवाली देखते हैं, क्रिसमस देखते हैं, अनेक त्योहार आते हैं। क्या ऐसा कभी देखा कि सरकार ने कोई रीट जारी कर दी हो या कोई अध्यादेश जारी कर दिया हो भी चलो इस साल मुहर्रम नहीं मनाया जाएगा, इस साल दिवाली नहीं मनाई जाएगी? हालांकि वो एक अलग केस रहेगा कि जब देश के अंदर आपातकाल की परिस्थिति हो, तो आपातकाल परिस्थिति के अंदर क्या है, इन चीजों पे रोक लगाई जा सकती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है? उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और क्या है? अवसर की समानता। देखिए अवसर की समानता की बात मैं पहले ही एक्सप्लेनेशन कर चुका हूं कि देश के सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना क्या रहेगा, हमारे सरकार का या हमारे संविधान का क्या रहने वाला है, मोटिव रहने वाला है। ओके, समानता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्रीय एकता व देश की गरिमा। देखिए गरिमा और राष्ट्रीय एकता शब्द को भी इसमें जोड़ा गया है, राष्ट्रीय एकता। देखिए हर नागरिक होने के नाते अकेले सरकार के कर्तव्यों को नहीं दर्शाता है, साथ में दर्शाता है भारतीय नागरिकों का भी क्या यहां पे योगदान रहना चाहिए। वो क्या करेंगे, देश की गरिमा का या भारत के गौरव का क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे। ये नहीं है कि देश के नाम को मिट्टी में मिला दे, आप ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है ना। राष्ट्रीय एकता यानी आपको क्या करना पड़ेगा, देश के अंदर एकता का भी परिचय देना पड़ेगा। यदि आज हम देखते हैं कि जो व्यक्ति धार्मिक भावनाओं को भड़काता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। देखिए आपको धर्म मानने की जरूर आजादी दी गई है, पर आप धर्म मानते वक्त ऐसा नहीं कर सकते कि किसी दूसरे धर्म में इस तरह की बुराइयां निकालना स्टार्ट कर दे जो क्या कर दे, वहां पे धार्मिक दंगों को आरंभ करवा दे। तो ऐसे में क्या होंगे, इस ऐसे में क्या है, आप देश की गरिमा और राष्ट्रीय एकता को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। ओके, अगला शब्द है अखंडता। कौन सा? अखंडता। भारत को क्या रखना, हमें अखंड रखना है, मतलब देश के टुकड़े नहीं होने चाहिए। यानी कि भाषाई आधार पे हो, धर्म आधार पे हो, किसी आधार पे कोई भी सरकार न तो ऐसा निर्णय उठाएगी जिससे देश की अखंडता प्रभावित हो और न ही वहां के नागरिक। ये दोनों के लिए दर्शाया गया शब्द है, ठीक है ना। आज जैसे मान लिया कोई एक प्रधानमंत्री है, मैं विशेष रूप से नाम नहीं लूंगा, वो ये कह देता है कि आज से भारत पूर्ण रूप से हिंदू धर्म को अपनाएगा या मुस्लिम धर्म को अपनाएगा या सिख धर्म को अपनाएगा। तो ऐसे में होगा क्या, ऐसे में वो इस पूरी की पूरी थ्योरी की क्या जाएगा, अगेंस्ट जाएगा। क्योंकि भारत अब न तो लोकतांत्रिक रहेगा, न गणराज्य रहेगा, न धर्मनिरपेक्ष रहेगा, समाजवादी तो रहना ही कहां से है, ठीक है ना। और ऐसे में क्या है, देश की गरिमा भी प्रभावित होगी, राष्ट्रीय एकता भी नहीं रहेगी और भारत क्या है, अनेक टुकड़ों में बंट जाएगा। हालांकि इस बात का प्रावधान जरूर है हमारे संविधान में कि यदि किसी क्षेत्र में भाषा को लेकर विवाद पैदा हो रहा है
जैसे आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना, तेलंगाना में देखने को मिला, हरियाणा पंजाब मामले में देखने को मिला। तो ऐसे में जरूर सरकार यह प्रावधान करती है कि यदि भाषा को लेकर ज्यादा उनमें क्रैशिंग देखने को मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं, दो अलग राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। इसका हल बिल्कुल यह नहीं रहेगा कि आप एक नए देश का निर्माण कर दें, ठीक है ना। मान लिया आज जम्मू कश्मीर पूर्ण रूप से मुस्लिम राज्य है, तो इसका मतलब यह नहीं कि उस जम्मू कश्मीर को भारत से निकाल दिया जाएगा, नहीं निकाला जाएगा। क्यों नहीं निकाला जाएगा? क्योंकि इस चीज का परिचय कौन देता है? इसका परिचय दे रहा है हमारा प्रस्तावना, और प्रस्तावना के अनुरूप ही हमारे संविधान को चलाना होगा। ओके, तो इन सारे शब्दों को क्या किया गया, हमारे संविधान में जोड़ दिया गया, और अंत में क्या है, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया, संविधान को लागू कर दिया गया। हालांकि 26 नवंबर 1949 को संविधान की कुछ भाग को क्या कर दिया गया था, संविधान लागू कर दिया गया था। और यदि प्रश्न यह आए कि पूर्ण संविधान कब लागू हुआ, तो पूर्ण संविधान कब लागू हुआ, 26 नवंबर 1950 को। और 24 जनवरी, एक डेट और आपको याद रखनी है, 24 जनवरी 1950, इस दिन क्या किया गया था, संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। और आज तक भारत में दोबारा संविधान सभा का गठन नहीं हुआ है। ओके, चलिए अब बात आती है कि क्या यह प्रस्तावना, एक बात बता दूं आपको कि जिस समय संविधान बना था तो उस समय प्रस्तावना को बना दिया गया था, और प्रस्तावना का जो वाचन करने का काम किया था वो किया था माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। प्रस्तावना को पढ़ के बताया था कि प्रस्तावना किस तरह की रहेगी। परंतु कुछ आपको एक दो केस भी याद रखने होंगे यदि आप स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं। केस कौन से याद रखने पड़ेंगे, 1960 का एक केस। कौन सा, 1960 में एक केस आता है बेरुवाड़ी। कौन सा, बेरुवाड़ी केस। बेरुवाड़ी केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी। किसने कही थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अंग है, या जिस वक्त संविधान बना उस समय प्रस्तावना को बनाया गया था, हमारे संविधान के अंदर इसका वर्णन है, परंतु यह संविधान का अभिन्न अंग नहीं है। ठीक है ना, मतलब यह हुआ कि संविधान से ऊपर प्रस्तावना को नहीं माना जाएगा। यह कब प्रावधान किया गया था, 1960 में जब बेरुवाड़ी केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी क्या दी थी, व्याख्या दी थी। परंतु जब 1973 के अंदर, कब, 1973 के अंदर जब केस आता है केशवानंद भारती। कौन सा, केशवानंद भारती। या एक केस की और बात कर लेते हैं, 1995 एलआईसी केस। 1995 के अंदर एलआईसी का क्या आया था, एक केस आया था, और इन दोनों केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पूर्ण रूप से व्याख्या की थी कि प्रस्तावना संविधान क्या क्या है, अभिन्न अंग है। क्या है, प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, और इसको मानना क्या होगा, आवश्यक होगा। उदाहरण से समझाता हूं। देखिए, मैं केशवानंद भारती और आईसी गोलकनाथ केस की बात करता हूं कि दोनों केस क्या थे, तब बताऊंगा आपको कि किस तरह से प्रस्तावना को वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अहमियत दी थी, और आज तक ये जो अहमियत है कंटिन्यू चलती आ रही। हुआ क्या था कि हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि जो भी सरकार आएगी उस सरकार का परम दायित्व होगा कि वो अपने राज्य में क्या लेके आए, समानता लेके आए। क्योंकि हम बार बार समानता की बात कर रहे हैं, चाहे वो धार्मिक हो, आर्थिक हो, न्यायिक हो, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है, पंजाब सरकार ने, और दूसरा केस जो केशवानंद भारती की बात करें, केरला सरकार, दोनों ने यह कहा था कि समानता लाने के लिए हम ऐसा करते हैं कि जिन लोगों के पास ज्यादा भूमि है उस भूमि को अपने कब्जे में लेते हैं और वो निम्न और गरीब लोगों में बांट देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, न तो अमीर अमीर रहेगा, न गरीब गरीब रहेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और हमारे संविधान में जो समानता शब्द का प्रयोग किया गया है उसको हम मान लेंगे। तो ऐसे में पंजाब सरकार ने सबसे पहले आईसी गोलकनाथ केस में क्या हुआ, इस चीज को मान लिया था, और पंजाब के अंदर एक कानून लेके आ गए थे कि जिसके पास 30 एकड़ से ज्यादा भूमि होगी उस सारी भूमि के ऊपर क्या कर लिया जाएगा, सरकार द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा, और वो भूमि क्या है, गरीबों में बांट दी जाएगी। परंतु यहां पे हुआ क्या था,
यहां पे ये हुआ था कि जो केशवानंद भारती थे और आईसी गोलकनाथ थे, दोनों ने क्या काम किया, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया। किसके? सुप्रीम कोर्ट के। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए उन्होंने यह दलील दी थी कि देखिए साहब, बात यह है कि आप समानता लाइए, यह बिल्कुल जायज बात है, परंतु मेरे पास क्या है, मौलिक अधिकार है। मेरे पास क्या रहेंगे? मौलिक अधिकार रहेंगे, ठीक है ना। और मौलिक अधिकार मेरे से कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये समाजवादी नीतियों के अनुरूप आते हैं। मौलिक अधिकार दिए हुए हैं हमें, ठीक है ना। उस वक्त क्या थे? 7 मौलिक अधिकारों का प्रावधान था, जिनमें संपत्ति का अधिकार भी था। ऐसे में क्या हुआ, सरकार ने जो निर्णय लिया था उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रीट जारी कर दिया, और रीट जारी करने के बाद उसके कानून को क्या माना गया? जीरो माना जाता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब भी किसी मामले के ऊपर अपनी रीट जारी करता है तो उसका मतलब यह होता है कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में या तो सरकार उस कानून को वापस ले ले, और यदि उस कानून को वापस नहीं लेती है तो उस कानून को क्या माना जाएगा? जीरो माना जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या हुआ, जब ये बेरुवाड़ी केस हुआ या केशवानंद भारती या आईसी गोलकनाथ केस हुआ, तो इन तीनों के अंदर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से खास करके केशवानंद भारती और आईसी गोलकनाथ केस में कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है, और जहां पे संविधान की परिभाषा स्पष्ट नहीं होगी वहां पे प्रस्तावना को पढ़ा जाएगा, और जो भी निर्णय होगा वो प्रस्तावना के अनुरूप दिया जाएगा। इतना ही नहीं, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि यदि समय के अनुरूप भारत की परिस्थितियां बदलती हैं तो उसके अनुरूप क्या किया जाएगा, प्रस्तावना के अंदर नए शब्दों को जोड़ा जा सकता है। क्या कहा कि समय की आवश्यकता के अनुसार इसमें नए शब्दों को जोड़ा जा सकता है, जबकि इसमें लिखित किसी भी शब्द को निकाला नहीं जा सकता। यानी सरकार कहे कि आज से हम धर्मनिरपेक्ष को निकाल रहे हैं या लोकतांत्रिक शब्द को निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कर सकता, और यदि ऐसा करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या कर सकती है? रीट जारी कर सकती है। ओके, और जो इस तरह के बड़े मामले होंगे उसमें कभी भी याद रखना, सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश अपना निर्णय नहीं देगा, उसके ऊपर पूरी एक जज की पीठ बैठेगी, चाहे वो 5 हो, 7 हो, 11 हो, और वो क्या करेंगे? बहुमत से अपने निर्णय को देंगे, और उसी निर्णय को क्या माना जाएगा? सर्वोपरि माना जाएगा। तो एक आर्टिकल 368 आपको जरूर याद रखना है, जो क्या बात बोलता है कि आप प्रस्तावना में नए शब्दों को जोड़ सकते हैं, जबकि इसको पूर्ण पढ़ा जाए तो यह बात बोलता है कि आप इसमें से किसी शब्द को निकाल नहीं सकते। तो साथियों, ये थी हमारे संविधान की प्रस्तावना, जो कि हमारे पूरे संविधान के दायित्व को समझाता है और बताता है कि संविधान किस रूप का रहेगा, सरकार के दायित्व क्या रहने वाले हैं, आम लोगों के क्या दायित्व रहने वाले हैं, और हमें अपने देश के अंदर किस तरह से सरकार को चलाना है। तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और केशवानंद भारती, आईसी गोलकनाथ, आईसी एलआईसी केस, बेरुवाड़ी केस और मेनका गांधी केस, इन चारों के ऊपर आपको एक अलग से वीडियो प्राप्त हो जाएगा, जिसके अंदर पूर्ण रूप से इन केस के हम जिक्र करेंगे, देखेंगे कि पक्ष ने इसके ऊपर क्या बात कही, विपक्ष ने क्या दलीलें रखी, और अंत में कौन से जज ने इसके ऊपर अपने किस निर्णय को उचित ठहराया था। ओके, तो इसी के साथ आज के लिए मैं अलविदा आपसे चाहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।